शान हिंद आ गए, है नाज़ जिस्म हिंद को वो शान हिंद आ गए। अक्सर गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार 3 दिनों का उत्सव मनाती है, लेकिन इस बार 23 जनवरी को भी जोड़कर इस उत्सव को 4 दिवसीय बना दिया गया है। तेईस जनवरी इसलिए कि यह सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है। सुभाष जयंती पर इससे बढ़िया श्रद्धांजलि उनको क्या हो सकती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन 2 महापुरुषों के नाम सबसे अग्रणी हैं, वो है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। नेताजी हमेशा मानते हैं कि भारत से अंग्रेजों को बेदखल करने के लिए फौजी कार्रवाई भी जरूरी था। उन्होंने जापान जाकर आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिसमें भारत के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और सभी जातियों के लोग शामिल थे। जानकार कहते हैं, यदि सुभाष बाबू 1945 की हवाई दुर्घटना में बच जाते और आजादी के बाद भारत आ जाते तो जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बने रहना काफी मुश्किल में पड़ सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के बड़े प्रशंसक थे। तभी तो अब से 65 साल पहले वे नेताजी की बेटी अनीता बोस फाफ को लगातार 6,000 रुपए प्रतिवर्ष भिजवाते रहे, जो कि आज के हिसाब से लाखों रुपए होता है। इंदिरा गांधी ने भी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया, फिल्म बनवाई, राष्ट्रीय छुट्टी रखी, कई सड़कों और भवनों के नाम उन पर रखे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ भी बताती हैं कि उनके पिता और महात्मा गांधी के बीच एक जटिल रिश्ता था। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी को लगता था कि वो नेताजी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अनीता बोस ने यह भी बताया कि उनके पिता गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे और वो दोनों यानी कि गांधी जी और नेताजी महान हीरो हैं, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। एक के बिना दूसरा कुछ नहीं कर सकता था, ये कॉम्बिनेशन था। अनीता जब 4 साल की थी, जब सुभाष चंद्र बोस का निधन 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में एक विमान हादसे में बताया गया। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने को लेकर खबरें तो खूब उड़ी, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। उनकी मां ने कठिन स्थितियों में उन्हें पाला और बड़ा किया। बाहरी दुनिया में ये किसी को नहीं मालूम था कि सुभाष चंद्र बोस ने शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी भी है। सुभाष चंद्र बोस देश के एक रहस्यपूर्ण किंवदंती बन चुके हैं, जिनके निधन या जिंदा रहने को लेकर ना जाने कितने बातें कही जाती रही है। इसकी जांच को लेकर 3 जांच आयोग का गठन हुआ। 2 आयोग कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बने और एक जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग का गठन 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। पहले 2 आयोग का मानना था कि बोस का निधन हवाई हादसे में हुआ, जबकि तीसरे आयोग ने इसे साफ इनकार कर दिया था। मुखर्जी आयोग ने तो टोक्यो के मंदिर में रखी अस्थियों पर ही सवाल उठा दिया। इन अस्थियों को कई बार भारत में लाने की मांग होती रही है, लेकिन वैधानिक दिक्कत ये भी है कि भारत सरकार ने अब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मृत घोषित नहीं किया है। नेताजी की बेटी को लगता है कि पिछली सरकारों में कुछ ऐसे लोग थे जो नेताजी को लेकर कभी हल तलाशना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे ये रहस्य बने रहें। लिहाजा अब फिर नेताजी की अस्थियों की डीएनए जांच की मांग जोर पकड़ रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ हर साल भारत सरकार से मांग करती रही है कि जापान के जिस मंदिर में उनके पिता की अस्थियां रखी है, उसका डीएनए टेस्ट कराकर उन्हें भारत लाया जाए। वैसे एक बेटी की मार्मिक अपील की बात पर गौर किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि कानूनी तौर पर अगर किसी को नेताजी का कानूनी वारिस माना जाना चाहिए तो वो यही है। नेताजी के मामले में भारत सरकार को उनकी अपील पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
एक बेटी अगर पिता की आत्मा की शांति की बात कर रही है तो ये लाजमी ही है कि डीएनए जांच कराकर नेताजी के मृत्यु से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।